हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ कमल। बेटा हम जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हमने काफ़ी हद तक जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको हमने कवर कर लिया है। आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से लगभग हर साल एक क्वेश्चन मेडिकल के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं बेटा। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है कि उसमें जो एबायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है और बायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है, हम लोगों ने उसको अच्छे से समझ लिया है बेटा। हम लोग जब पॉलिनेशन प्रोसेस को देख रहे थे तो पॉलिनेशन प्रोसेस में हम लोग दो तरह का जो पॉलिनेशन देखा था, एक था सेल्फ पॉलिनेशन, एक था क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने देखा था कि कुछ जो फ्लावर होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए अपने अंदर कुछ एडाप्टेशन को वो डेवलप किए हुए हैं, और ये एडाप्टेशन उनको सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस को प्रमोट करता है। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट था बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो कि एक क्लोज्ड प्रकार का फ्लावर होता है। वो कॉमन पेंसी, ऑक्सिना, जो ऑक्सैलिस है, कैमेलिना और वायोला, ये तीनों एग्जाम्पल याद रखेगा बेटा। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के ही इंपॉर्टेंट है। जो आपको टर्म्स आते हैं वो टर्म्स आउटसाइड आ सकते हैं, बाउंसर क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी के नहीं भूलने हैं बेटा। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार जब ऑटोगैमी हमने देखा, ऑटोगैमी के बाद जब हमने देखा था जिनोगैमी, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक किसी दूसरे फ्लावर से, एक दूसरे प्लांट के फ्लावर से निकला हुआ एंथर से जो पॉलन ग्रेन होता है वो आकर के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो अब सवाल ये है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट करते क्यों हैं? क्यों सेल्फ पॉलिनेशन अगर ये करते तो सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या कि उसमें एक ही फ्लावर है, पास पास दोनों बैठे हैं, ना बहुत ज़्यादा उसमें पॉलन ग्रेन बनाने की आवश्यकता होती है, ना ही बहुत ज़्यादा उसको नेक्टर की आवश्यकता होती है, ना ही कलर को प्रोड्यूस करने की आवश्यकता होती है। वो अपना ही फ्लावर है, अपना ही पॉलन ग्रेन है, अपना ही स्टिग्मा है, सब कुछ अपने में ही वो फर्टिलाइज कर लेते, पॉलिनेट कर लेते। इसमें आवश्यकता क्यों पड़ी कि ये क्रॉस पॉलिनेशन प्रक्रिया को अपनाने के लिए? अभी देखो बेटा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में थोड़ा सा खतरा भी होता है। खतरा ये होता है कि एक प्लांट किसी दूसरे चीज़ों पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो बायोटिक चीज़ें हों, चाहे वो एबायोटिक चीज़ें हों। अब एबायोटिक चीज़ों में एयर और वाटर आता है, बायोटिक चीज़ों में आपके इंसेक्ट्स आते हैं मेनली। ठीक, तो अभी क्या होता है कि अब देख रहे हैं कि ज़्यादातर खेतों में देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा छिड़काव किया जाता है। तो इंसेक्टिसाइड का अगर कहीं छिड़काव हो गया, वहाँ का क्या हुआ, वहाँ के सारे इंसेक्ट अगर मर जाएंगे तो वो प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए कोई ना कोई एक एजेंट्स की तो आवश्यकता होनी चाहिए। फिर भी प्लांट इतना रिस्क क्यों उठाते हैं कि वो क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस को ही अधिक से अधिक प्रमोट करते हैं? ऐसा इसलिए बेटा, ऐसा इसलिए क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस में इवोल्यूशन देखने को मिलता है, इवोल्यूशन देखने को मिलता है और फिजिकल फिटनेस देखने को मिलता है। और फिजिकल फिटनेस का मतलब ये होता है बेटा, जैसा डार्विन ने बताया था कि फिजिकल फिटनेस का यानी बायोलॉजिकल फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्शन से। अगर कोई भी इस नेचर में वो बायोलॉजिकली फिट है तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। जो रिप्रोड्यूस कर सकता है वो बायोलॉजिकली फिट माना जाता है अकॉर्डिंग टू डार्विन। ठीक, तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन आएगा, और जब जेनेटिक वेरिएशन आएगा तो उसमें इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, और इवोल्यूशन जब होगा तो नई स्पीसीज का उद्विकास भी होगा, नई स्पीसीज भी यहाँ पर बनेंगी, तो स्पीशिएशन भी देखने को मिलता है। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सेम प्लांट का सेम फ्लावर से निकला एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर जाकर के वो पॉलिनेट करेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा, तो जेनेटिक मेकअप उस प्लांट का तो सेम होगा ना, तो उसकी अगली जनरेशन भी बिल्कुल सिमिलर ही आएगी। समझ पा रहे हो ना बात को? तो इस वजह से ऑटोगैमी प्रोसेस को ये डिक्लाइन करते हैं, और एलोगैमी, जिसको जिनोगैमी कहते हो या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हो, इसको वो प्रमोट करते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन प्रक्रिया को अपनाने के लिए पौधे अपने अंदर कुछ खूबियों को विकसित किए हैं, और उसी खूबियों को हम कहते हैं बेटा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसे बहिप्रजनन युक्तियां कहते हैं बेटा। ठीक, तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या चीज़ है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे बेटा। ठीक ना, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या चीज़ है? प्लांट्स जो अपने अंदर डेवलप किए हैं बेटा। ठीक ना,
आउटब्रीडिंग एक ऐसी डिवाइस है, द डिवाइसेस दैट ensure which ensure उधर दूर तो नहीं हुआ, ठीक ना, which ensure discourage self pollination, which ensure discourage self pollination and encourage cross pollination and encourage cross pollination are called outbreeding devices, ठीक ना। ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहलाती है। होता क्या है बेटा कि ऐसी कुछ युक्तियां, अपने अंदर ऐसी कुछ युक्तियों को विकसित किया है जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिमोट करता है, यानी उसको संदमित करता है, डिस्करेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, और बढ़ावा देता है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को ये बढ़ावा देता है, उसी को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है बेटा कि सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स, पहला पॉइंट, सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये क्या चीज़ है बेटा, ये हम जेनेटिक्स में देखेंगे, ठीक ना। अभी थोड़ा सा जान लो बेटा। देखो होता क्या है बेटा, जब आप सेल्फ क्रॉसिंग करते रहते हैं लगातार, यानी सेल्फ क्रॉस का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन से, यहाँ से क्रॉस आर्टिफिशियल में आ जाएगा, लगातार किसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, तो क्या होता है बेटा, आपको पता है कि नेचर में जो एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है, और लगातार एनवायरनमेंट बदलता रहेगा, और उस अगर एक एनवायरनमेंट अगर बदला है तो जैसा ये प्लांट आज है, इसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन आज से 10 साल या 50 साल या 100 साल या 1000 साल बाद आप कह सकते हो कि वैसा ही रहेगा। तो उसको उस बदली हुई परिस्थिति में अडाप्ट करने के लिए वो जेनेटिक वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर बाहर उत्पन्न हो जाते हैं जो कि उस बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, जो उस प्लांट की क्वालिटी को डिक्लाइन करते हैं, उसके सर्वाइवल पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, उसी को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं बेटा, ठीक ना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द, नोट कर लो बेटा, यहीं पर लिख रहे हैं बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द reduced biological फिटनेस का मतलब है, बायोलॉजिकल फिटनेस का मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी से। ये किसने बताया था बेटा? ये डार्विन ने बताया था, ठीक ना, डार्विन ने बताया था। इवोल्यूशन में हम इसके बारे में समझेंगे बेटा, ठीक ना। रिड्यूस द बायोलॉजिकल फिटनेस in given population as a result of inbreeding of related individuals, ठीक ना, individuals of related individuals। दिख रहा है ना बेटा? ठीक, हाँ, नोट कर लो बेटा। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है, वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को लीड करता है। ये वर्ड बेटा इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या करता है, वो बायोलॉजिकल फिटनेस को क्या कर देता है बेटा, रिड्यूस कर देता है। बायोलॉजिकल फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी से है, यानी कि वो धीरे धीरे उसके अस्तित्व पर संकट आ जाता है।
अगर वो ऑटोगैमी लगातार करता रहता है। वो एक इन गिवन पॉपुलेशन क्या चीज़ है हम इकोलॉजी में समझेंगे, एक स्पीसीज़ का जो समूह होता है, पूरा नंबर ऑफ स्पीसीज जो होती है वो पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक ना। फाइनली इनब्रीडिंग क्या होता है, वो एक रिलेटेड इंडिविजुअल में इनब्रीडिंग आ जाता है बेटा, ठीक ना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल, यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन कर लीजिएगा बेटा, ठीक ना, यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन कर लीजिएगा। अब ये बेटा बायोलॉजिकल फिटनेस क्या चीज़ है बेटा, बायोलॉजिकल फिटनेस तभी देखने को मिलता है जो मोस्टली एडवांस, अगर बायोलॉजिकल फिटनेस उन्हीं जीवों में देखने को मिलता है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है बेटा, ठीक ना। क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट इसी में लिख लेना बेटा, दूसरा पॉइंट इसी में लिख लेना, नो इवोल्यूशन अकर्स इन ऑटोगैमी प्लांट, ठीक ना। या फिर कह सकते हो कि लेस इवोल्यूशन, ठीक ना, लेस इवोल्यूशन लिखना, लेस इवोल्यूशन अकर्स इन ऑटोगैमस प्लांट, ठीक ना। जो लगातार ऑटोगैमी करते हैं उनमें इवोल्यूशन बहुत ही कम देखने को मिलता है बेटा, ठीक। नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझेंगे कि प्लांट ने अपने अंदर ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस को डेवलप किए हैं जो ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं और जीनोगैमी को प्रमोट करते हैं। उन सभी डिवाइसेस को हम एक एक करके बेटा हम डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, ठीक ना। तो कौन कौन सी वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं उसको हम समझेंगे बेटा, कौन कौन सी वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। देखो बेटा एनसीईआरटी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बेटा, आप उसके टर्म को समझिएगा। तो जो पहली डिवाइस है बेटा, ठीक ना, जो पहली डिवाइस है वो है बेटा डाइकोगैमी, ठीक ना, वो है बेटा डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी का मतलब है कि पॉलन एंड पिस्टिल मैच्योरेशन आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, पॉलन एंड पिस्टिल मैच्योरेशन are not synchronized, यानी कि जो पॉलन और पिस्टिल होते हैं, जो पॉलन और पिस्टिल होता है वो एक साथ मैच्योर नहीं होंगे। फ्लावर एक ही है बेटा, अब सपोज समझिए आप, अगर मोनोएसियस फ्लावर है तो मोनोएसियस फ्लावर में क्या होगा कि पॉलन और पिस्टिल का मैच्योरेशन एक ही साथ नहीं होगा, या तो पहले पॉलन मैच्योर हो जाएगा यानी एंथर मैच्योर हो जाएगा, या फिर पहले पिस्टिल मैच्योर होगा या स्टिग्मा मैच्योर होगा, ठीक ना। तो ये दो प्रकार के हो सकता है बेटा। एक होता है बेटा, एक प्रोटेंड्री होता है और एक होता है प्रोटोगाइनी होता है बेटा, प्रोटोगाइनी होता है। प्रोटेंड्री, प्रो का मतलब होता है पहले, एंड्री का मतलब एंड्रोसियम से समझिए। एंड्रोसियम क्या चीज होता है, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कह रहे थे। यहाँ पर प्रोटो का मतलब हो गया पहले, गाइनोसियम यानी गाइनी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहा है, यानी पिस्टिल की बात कर रहा है। तो प्रोटेंड्री का मतलब ये होता है बेटा कि एंथर मैच्योर बिफोर स्टिग्मा। अब इसमें क्या होगा कि एंथर बेटा पहले ही मैच्योर हो जाएगा स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले। तो क्या हुआ, एक ऐसा फ्लावर, समझिएगा बात को, कहानी को समझिए बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग ये है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आप समझिए कि एंथर पहले मैच्योर होगा और एंथर जब पहले मैच्योर हो जाएगा तो एंथर निकल करके किसी दूसरे फ्लावर पर चला जाएगा जिसका स्टिग्मा पहले मैच्योर हुआ रहेगा। समझ पा रहे हैं बात। इसके स्टिग्मा पर अगर उसी फ्लावर के, समझिएगा, अगर जो सेम फ्लावर है, मोनोएसियस फ्लावर है ही, उसका अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हुआ है, मतलब एंथर पहले मैच्योर हुआ है, स्टिग्मा अगर मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो उस एंथर से पॉलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पर चला जाएगा, तो वो उसको रिसीव ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो मैच्योर ही नहीं हुआ है। समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन को अधिक से अधिक प्रमोट किया जा रहा है कि यानी एंथर पहले मैच्योर है, जिसका स्टिग्मा किसी दूसरे फ्लावर का मैच्योर रहेगा वो चला जाएगा, उसको पॉलिनेट कर देगा। जब तक इस फ्लावर का स्टिग्मा मैच्योर होगा तब तक इसका एंथर की वाइबिलिटी खत्म हो चुकी होगी, इसके पॉलन की वाइबिलिटी खत्म हो चुकी होगी। तो अब इस फ्लावर का स्टिग्मा से निकला, इस फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन इसको पॉलिनेट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही खत्म हो चुका है। तो मजबूरी में इस स्टिग्मा को पॉलिनेट अगर होना है तो किसी दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन इसके पास आएगा ही। तो दोनों कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही होगा।
समझ में आई बात? ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ये याद रखिएगा। हमने बताया था बेटा सेल्विया, याद रखिएगा सेल्विया में प्रोटेंड्री होता है। अब एक हो गया प्रोटोगाइनी, यानी स्टिग्मा मैच्योर बिफोर एंथर, स्टिग्मा मैच्योर बिफोर एंथर। स्टिग्मा अगर पहले मैच्योर हो जा रहा है तो क्या कहलाता है बेटा? प्रोटोगाइनी। इसका एग्जाम्पल वही फिग, फाइकस स्पीसीज, ठीक ना, फाइकस स्पीसीज, ये उसका हो गया फाइकस स्पीसीज, ठीक ना। हमने आपको बताया था बेटा फाइकस और फाइकस और फिग वेस्प के बारे में। फिग वेस्प जो ब्लास्टोफाइगा स्पीसीज होता है, यूकामाथ टेजिटोकुला स्पीसीज होता है। यूकामाथ याद रखिएगा बेटा, यूकामाथ भी पूछा गया है एग्जाम में, टेजिटोकुला स्पीसीज, ठीक ना। तो पहली डिवाइस क्या हो गई है बेटा? ये डाइकोगैमी हो गई, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखिएगा। एनसीईआरटी भी हमारी यही कहती है बेटा, क्या क्या लिखा हुआ है कि देखो क्या लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब जानते हो कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली कम टू कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा को आसानी से आ सकता है। अगर लगातार यही सेल पॉलिनेशन होता रहा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, याद रखिएगा। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। उसी को हम यहाँ पर कह रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, उन्हीं डिवाइसेस को। इसी में कह रहा है कि पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। यहाँ पर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दिया हुआ है। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का मतलब है स्टिग्मा पॉलन को रिसीव करने लायक बन जाए, तो उसी को कह रहा है कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, यानी स्टिग्मा पहले पॉलन पर आकर के लैंड करने योग्य बन जाए जिससे वो पॉलन को रिसीव कर सके। तो स्टिग्मा अगर रिसेप्टिव हो जाएगा तो पहले आ जाएगा उस पर, ठीक ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि नॉन सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, मतलब एक साथ वो उसमें मैच्योरेशन नहीं होता है, नॉन सिंक्रोनाइजिंग होता है बेटा, ठीक ना, एक साथ मैच्योर नहीं होते। आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। पहली वाली लाइन में आइदर द पॉलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा, यानी कि पहले पॉलन रिलीज हो जाएगा तो वो टर्म्स कहलाएगा बेटा प्रोटेंड्री। बिटवीन द लाइन ऑफ एनसीईआरटी है बेटा, बात को समझिएगा यहाँ पर। फिर कह रहा है या तो स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए पॉलन रिलीज के पहले, वो प्रोटोगाइनी हो गया, ठीक ना। ये कहानी समझ में आई बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अब सम अदर स्पीसीज में लिखा है, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। इस चीज को समझिएगा बेटा, द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, यानी ये हेट्रोस्टाइली होगा अर्थात हर्कोगैमी, इस चीज को समझते हैं बेटा, ठीक। ये क्या चीज है? दूसरी डिवाइसेस को पढ़ेंगे एनसीईआरटी से बेटा। आप पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करके ऐसे निकालोगे तो आपको पहला पॉइंट जो मिला आपको डाइकोगैमी मिला, जो दूसरा मिल रहा है वो आपको मिल रहा है हर्कोगैमी, ठीक ना, हर्कोगैमी। हर्को का मतलब होता है बेटा बैरियर, हर्कोस का मतलब होता है बैरियर, ठीक ना, बैरियर, हर्कोस का मतलब बैरियर। अब क्या कोई बैरियर हो सकता है? क्या बीच में कोई बैरियर लगा दिया जाए? ऐसा तो इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं बेटा। एक ही फायदा है, एक ही चीज़ कर सकते हैं इसमें, एक ही चीज़ कर सकते हैं। एंथर को दूर कर दो, स्टिग्मा को दूर कर दो, थोड़ा सा दूर छितरा दो, दूर होगा तो पॉलन अगर मैच्योर होकर के अगर उसमें डेहिसेंस होता है तो उसके पास नहीं आसानी से आ पाएगा। यानी कुछ हद तक पॉसिबिलिटी को तो हमने, जो ऑटोगैमी पॉसिबिलिटी थी उसको हमने कुछ हद तक तो कम कर दिया ना, दूर करके। तो वही चीज़ लिखा है बेटा, एंथर एंड स्टिग्मा, नोट कर लीजिएगा बेटा, एंथर एंड स्टिग्मा दिख रहा है, हाँ, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, जो एक बैरियर का काम करता है बेटा, ठीक ना, जो एक बैरियर का काम करता है। सपोज मैंने कहा ये कोई एक फ्लावर है, ठीक ना, ये कोई फ्लावर है, उसका ये स्टिग्मा है, ठीक ना, उसका ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा छोटा सा बनाते हैं, उसका ये स्टिग्मा छोटा सा बनाते हैं, ठीक ना, स्टिग्मा छोटा सा बनाए। एंथर यहाँ पर आ गया, एंथर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया,
यहाँ पर आ गया, दूर दूर हो गया, स्टिग्मा तो यहीं पर है बेचारा, ठीक ना, दूर दूर हो गया। अब ये कहलाता है बेटा, इनके बीच में एक छोटा सा जो दूरी बन गई, यही दूरी इनके बीच में एक बैरियर का काम करती है। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार एंथर बेचारा छोटा रह जाता है, ठीक ना, बेचारा नहीं होता है, वो फायदे के लिए होता है, ठीक, उसको बेचारा मत कहिएगा। एंथर छोटा हो जाता है, स्टिग्मा बड़ा हो जाता है, स्टिग्मा बड़ा हो जाता है। तो स्टिग्मा बड़ा हो गया इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हेट्रोस्टाइली, यानी हेट्रोस्टाइली भी एक प्रकार का हर्कोगैमी प्रोसेस ही है। हेट्रोस्टाइली, हेट्रो का मतलब है बेटा थोड़ा सा विपरीत हो जाए, हेट्रो का मतलब है थोड़ा विषम, दूर हो जाए, ठीक ना। स्टाइल यानी स्टाइल क्या है, थोड़ा सा लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए। तो हर्कोगैमी और हेट्रोस्टाइली ये लगभग सेम है, बट हेट्रोस्टाइली में क्या होता है कि स्टिग्मा थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द एंथर, एंथर के फिलामेंट की लंबाई, ठीक ना, फिलामेंट ऑफ एंथर, ठीक। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गया बेटा। दूसरा आपको हेट्रोस्टाइली भी याद रखिएगा बेटा, ठीक इसी में नोट कर लीजिएगा हेट्रोस्टाइली भी। अब हम तीसरे को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने भी दिया है बेटा, वो है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या चीज़ है बेटा, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक ना, ये क्या चीज़ है, इसको समझो बेटा। देखो ये एक जेनेटिक, ये एक जेनेटिक रिकॉग्निशन होता है आपस में। जैसे होता है, सिंपली सा समझो, होता क्या है, घर में अगर कुछ मिठाइयाँ वगैरह आती हैं, सिंपली ऐसे एग्जांपल से ही समझो बेटा, घर में अगर पापा अगर घर में मिठाई का डिब्बा एक लाते हैं, तो मम्मी क्या करती है, उसको उठा करके छुपा करके रख देती है कि अगर कोई गेस्ट आएंगे तो हम सिर्फ उन्हीं को खिलाएंगे, और बाहर मतलब घर में जितने अभी आपको नहीं देंगे, ठीक ना। आप क्या हो, आप अपने हो, समझिएगा, यहाँ पर अपने पराये पे मत ले जाना। अभी एक मिठाई का डिब्बा पापा लाए हैं, और करते क्या है कि आप कहते हो कि मम्मी हमको मिठाई दे दो, तो आपको वो इनकार देती है, मम्मी नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक ना। अभी जब गेस्ट आने वाले हैं, तुम्हारे मामा आने वाले हैं, उनके लिए वो रखा हुआ है, तो गेस्ट आते हैं तो उनके लिए ये मिठाई का डिब्बा उन्हीं के लिए आया है, उन्हीं को ये खिलाया जाएगा। तो ठीक यही फंडामेंटल जो है बेटा यहाँ पर लागू होता है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन होता है एंथर और स्टिग्मा के बीच में, एक जेनेटिक इंट्रैक्शन से वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि वो उसको पॉलन ट्यूब बनाने ही नहीं देते हैं। इसको समझते हैं बेटा, पॉलन विल नॉट जर्मिनेट, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। पॉलन विल नॉट जर्मिनेट on genetically similar individual, ठीक ना, सिमिलर इंडिविजुअल। पॉलन, देखो बेटा मैंने क्या कहा, ये एक स्टिग्मा है, ठीक ना, ये एक स्टिग्मा है, ये एक स्टिग्मा है, ये एक दूसरा स्टिग्मा है, ठीक ना, ये एक दूसरा स्टिग्मा है, ये एक तीसरा स्टिग्मा है, ठीक ना, तीसरा स्टिग्मा है, समझिएगा इसको, ठीक ना। ओ रेड वाला मार्कर मैंने कहाँ रख दिया यार, ठीक ना, हाँ ये बगल में रखा है, ठीक। चलो इसमें क्या कहा, इसमें एक S1 जीन है, इसमें भी S1 जीन है, इसमें भी S1 जीन है, इसमें भी S1 S2 जीन है, ठीक ना, S1 S2 जीन है बेटा, S1 S2 जीन। अब जीन क्या है बेटा, ये जीन क्रोमोसोम पर होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम पर ये जीन है। अभी हम जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे बेटा तब उसमें समझ लेंगे होगा क्या। अब देखिए बेटा, अगर ये प्लांट है, ठीक ना, ये एक ऐसा प्लांट है, इस प्लांट के फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन इसी प्लांट के, इसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के, विद इन द फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के लैंड करेगा, तो क्या होगा बेटा, जेनेटिकली वो एक दूसरे के सिमिलर तो होंगे। एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो वो दोनों जेनेटिकली सिमिलर होंगे, और जेनेटिकली जब सिमिलर होंगे तो वो उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देगा। सपोज इसी प्लांट का फ्लावर से, इसी स्टिग्मा है बेटा, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, इसके नीचे ओवरी होगा बेटा, ठीक ना, इसके नीचे ओवरी होगा, ठीक ना, इसके नीचे ओवरी होगा। अब समझिएगा इसको। अब क्या है, यहाँ पर एक ऐसा पॉलन आया,
इस पॉलन में क्या होगा, S1 और इसमें S2 होगा। आप कहोगे इसमें अलग अलग काहे लिख रहे हो, क्योंकि गैमेट में हैप्लॉइड क्रोमोसोम ही होते हैं और ये स्टिग्मा जो होता है डिप्लॉइड होता है, इसमें दोनों है। तो अब बताओ, अगर ये भी इसके सिमिलर है, ये भी इसके सिमिलर है, तो ये इसको जर्मिनेट नहीं होने देगा, ये इसको जर्मिनेट नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि दोनों का वो जेनेटिकली क्या है बेटा, दोनों जेनेटिकली एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं। तो सिमिलर होने की वजह से इसमें नो जर्मिनेशन, यानी इसमें जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? ठीक ना। अब क्या हुआ, अब एक पॉलन यहां पर आया S3 प्रकार का, एक S2 प्रकार का है। अब बताओ इसमें कौन जर्मिनेट होगा? ये तो जर्मिनेट ही नहीं होने पाएगा, ये जर्मिनेट ही नहीं होने पाएगा। ये जर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पर, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ये कर लेगा, ठीक ना, ये जर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली डिसिमिलर है, जेनेटिकली डिसिमिलर होने की वजह से ये जर्मिनेट कर गया। अब सपोज यहाँ पर मैंने कहा दो पॉलन है, एक S3 है, एक S4 है, तो यहाँ पर दोनों जर्मिनेट कर जाएंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर जेनेटिक कॉम्बिनेशन इसका S1 S2 है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से ये यहाँ पर जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक ना, ये जर्मिनेट कर जाएंगे, ये भी जर्मिनेट कर गया, ये भी जर्मिनेट कर गया। तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा, आसानी से जर्मिनेट करके उस पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें कहने का मतलब है कि अपने को रिजेक्ट कर दिया जाता है और एक सूटेबल मैं बोल रहा हूँ बेटा, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि गुड़हल के फूल पर मटर का पॉलन ले जा करके अगर उस पर डाल दो तो थोड़ी ना जो है वो कहेगा कि नहीं आओ, सूटेबल होना चाहिए, सिमिलर स्पीसीज का होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पॉलन पिस्टिल के बीच में कुछ प्रोटीन का कोड होता है, प्रोटीन का बना कुछ कोड होता है, एक दूसरे से आपस में वो बात कर लेते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ मैं तुम्हारी प्रजाति का हूँ मेरे को आने दो, उस प्रोटीन से एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद ही वो उसको अंदर की ओर आने देता है बेटा, ठीक ना। और सिर्फ खासियत यही होनी चाहिए कि उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए बेटा, वो सिमिलर नहीं होना चाहिए, डिसिमिलर होना चाहिए। इस फंडामेंटल को याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया बेटा सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी हो गया। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी के बाद अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला है वो है आपका यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी को समझ लेते हैं हम लोग। एक अगली डिवाइसेस है, अगली डिवाइसेस कौन सा होगा बेटा, तीसरा चौथा जो भी होगा बेटा, ठीक ना, जो भी होगा, मेरे ख्याल से चौथा ही है, मेरे ख्याल से चौथा ही है, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, अब यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि देखो फ्लावर और प्लांट, अभी हमने देखा था कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन प्लांट में दोनों फ्लावर बनेंगे, मेल फीमेल दोनों फ्लावर बनेंगे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एक प्लांट में मेल फ्लावर बनेगा, एक प्लांट में फीमेल फ्लावर बनेगा, जैसे पपाया, डेट पाम हमने देखा था। तो कुछ ऐसे होते हैं बेटा, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनते हैं, यानी उसमें एक फ्लावर मेल बनेगा, प्लांट एक ही रहेगा बेटा, प्लांट एक ही रहेगा। इसमें ये एक मेल फ्लावर है, यहाँ पर एक फीमेल फ्लावर है। तो अब बताइए, इसमें अब मेल और फीमेल फ्लावर बन गया, इसका यहाँ पर पॉलन इसके स्टिग्मा पर आ जाएगा, तो हो गया ना वो क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर हमने बताया था कि जेनेटिकली ये सेल पॉलिनेशन है, बट इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अभी समझते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि प्लांट एक ही रहेगा, बट फ्लावर, ठीक ना, बट फ्लावर क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा। जैसे एग्जाम्पल, ठीक ना, जैसे एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैस्टोर एंड मेज, ठीक ना, कैस्टोर एंड मेज, मक्के का पौधा कैस्टोर, ठीक ना, कैस्टोर बहुत गांव में होता है, कैस्टोर मक्का सब होता है, जानते हो बेटा। इसमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक ना। मतलब सिंपल सा समझिए कि इसमें यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होगा उसमें क्या होगा, इतना आपको पता होना चाहिए कि इसमें बेटा कि हम ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर देंगे, बट गाइटेनोगैमी को हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। नोट कर लीजिएगा, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट
बट नॉट गाइटेनोगैमी, ठीक ना। ये ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर लेगा लेकिन गाइटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि एक ही प्लांट का है, एक मेल फ्लावर बन रहा है, दूसरा फीमेल फ्लावर बन रहा है। यहाँ से तो यहाँ पर पॉलिनेशन होने की पॉसिबिलिटी लगातार बनी रहती है। अब एक काम करते हैं, पौधों ने कहा कि इस समस्या को हम जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। कुछ पौधे ने ऐसा ठान लिया कि एक काम करते हैं यार, ये जो ऑटोगैमी वाली समस्या है ना, इसको हम जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम यूनिसेक्सुअल प्लांट को ही डेवलप करते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स को ही डेवलप करते हैं, ठीक ना। कि ऐसा पौधा बनाएं कि एक तुम जो है मेल गैमेट बनाओ, और दूसरा वाला पौधा जो है फीमेल गैमेट बनाए, तो पॉलिनेशन की प्रोसेस क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होगी वो 100% क्रॉस होगी, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन 100% होगी। समझ में आया बात? वो होते हैं बेटा, वो होते हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, डेट पाम, पपाया, ये इंपॉर्टेंट है, डेट पाम पपाया, ठीक ना, डेट पाम पपाया। मलबेरी को भी याद रखिएगा बेटा, ठीक ना, मलबेरी, डेट पाम पपाया मलबेरी, ठीक ना, डेट पाम पपाया मलबेरी याद रखिएगा। ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स को बनाते हैं बेटा। मलबेरी में तो हटा दो इसको, डाउट है, ठीक ना। डेट पाम पपाया, दो को याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब ये क्या करेंगे, इसमें एक तो मेल गैमेट बनाएगा एक पौधा, दूसरा पौधा फीमेल गैमेट बनाएगा। समस्या को ही जड़ से ही काट दिया कि भाई ऑटोगैमी तुम्हारी काम ही यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर 100% क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस ही होगी। क्या होगा? मतलब इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी, ठीक ना। यानी 100% जीनोगैमी इसमें होगा, 100% जीनोगैमी इसमें होगा। यानी चांस ही खत्म कर दिया ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी का, ठीक। किसने? पपाया और डेट पाम में। चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इतनी सारी चीज़ें आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। जो 4 चीज़ें एनसीईआरटी ने यहाँ पर दे रखे हैं, बस टर्म्स के नाम नहीं लिखे हैं और सारी कहानियाँ उसने लिख दी थी। ये भूलने का नहीं बेटा, इसको इम्पॉर्टेंट है ये। अब इसके थोड़ा सा 1-2 टर्म्स और समझ लेते हैं बेटा, जो एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे हैं। बाउंसर क्वेश्चन वो बन करके आ सकते हैं, वो थोड़ा सा आप यहाँ पर जानते रहिए बस। एक है बेटा, नोट कर लीजिएगा बेटा, एक है सेल्फ स्टेरिलिटी, पांचवा होगा बेटा, पांचवा होगा सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक ना। एक सेल्फ स्टेरिलिटी है बेटा, एक पॉलन प्रीपोटेंसी है। सेल्फ स्टेरिलिटी ये पॉलन प्रीपोटेंसी है समझ जाइएगा इसको, पॉलन प्रीपोटेंसी का मतलब। चलो सेल्फ स्टेरिलिटी ऑर्किड में एग्जांपल नोट कर लीजिएगा बेटा, एग्जांपल ऑर्किड। इसमें होता क्या है बेटा कि अगर फ्लावर जो बनता है ना, फ्लावर का एक फ्लावर में एंथर क्या करेगा, उस फ्लावर का एंथर क्या होगा बेटा, वो स्टेराइल होगा, किसी दूसरे में स्टिग्मा स्टेराइल होगा। यानी उस फ्लावर में दो में से एक चीज़, मोनोएसियस प्लांट होते हैं, दोनों में से एक चीज़ क्या करेंगे बेटा, वो एक चीज़ स्टेराइल होगा, ठीक ना। दोनों में से एक चीज़, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेराइल होगा। याद रखिएगा बेटा, ये सेल्फ स्टेरिलिटी है, ठीक ना। इसी को याद रखिएगा सेल्फ स्टेरिलिटी को, या इसको आप मेल स्टेरिलिटी भी कह सकते हो, ठीक ना। और करके मेल स्टेरिलिटी कह सकते हो बेटा, ठीक ना, मेल स्टेरिलिटी। एक चीज़ जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो बनते हैं बेटा, वो आपको बनते हैं कैस्टोर और मेज में से, ठीक ना। कैस्टोर और मेज मोनोएसियस होते हैं। इसके पहले जो मैंने बताया बेटा, कैस्टोर और मेज मोनोएसियस प्लांट होते हैं, लेकिन ये ऑटोगैमी ना हो करके ये इसमें गाइटेनोगैमी होता है। जबकि पपाया क्या होते हैं, पपाया ये डायोसियस प्लांट बनाते हैं, ठीक ना। यानी मेल फीमेल सेपरेट कर देते हैं। कंफ्यूज ना होना बेटा, ठीक ना। डायोसी वर्ड यहाँ पर एनसीईआरटी में मैं देख रहा हूँ, डायोसी लिखा हुआ है। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड
एंड गाइटिनोगेमी, ठीक ना। चलो ये था हमारा सारा का सारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बाद हम आगे देखेंगे बेटा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन इस चीज को देखते हैं बेटा, ठीक ना। रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पैटिबल पॉलन, रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पैटिबल पॉलन यानी सीधा सीधा कि कॉम्पैटिबल पॉलन का इसमें रिकॉग्निशन होता है। इट इज द इंट्रैक्शन सही से लिखना यार, इंटरैक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन, ठीक ना। इंट्रैक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन बाई केमिकली दैट इज प्रोटीन। वो केमिकल कौन सा होता है बेटा? प्रोटीन्स के द्वारा होता है, ठीक ना, प्रोटीन्स के द्वारा होता है। अब देखो बेटा, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर वो मटर का पौधा है तो मटर के पौधे पर ही उसका पॉलन आना चाहिए, मटर का ही पॉलन आना चाहिए। गुड़हल का पौधा है तो गुड़हल का ही पॉलन आना चाहिए, ठीक। आम का पौधा है, आम के पॉलन पर, आम के स्टिग्मा पर आम का ही पॉलन आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अमरूद का हम उस पर पॉलन ला कर लैंड करा दें तो वो फर्टिलाइज कर देगा, ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक ना। तो क्या होता है, एक कॉम्पैटिबल पॉलन आए, यानी सुयोग्य और योग्य का मतलब समझ रहे हो ना, सुयोग्य वर वधु वाला, सुयोग्य वर वधु नहीं कि सुयोग्य वर ढूंढ रहे हैं, सुयोग्य वधु ढूंढ रहे हैं, तो समझ लो वही वाला फंडा है यार। यहाँ पर सुयोग्य वर वधु ही आना चाहिए। क्यों? एक ही प्रजाति के होने चाहिए, एक ही प्रजाति का होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कि हम अपनी एक ही प्रजाति में, एक ही जातियों में ही जैसे शादियाँ होती हैं, तो इसमें भी जाति बिरादरी इसमें भी चलती है, पौधों में भी चलती है। हम मैंगो हैं तो मैंगो वाला पॉलन हमको आना चाहिए, अमरूद वाला पॉलन आएगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे, तुम दूसरी बिरादरी को, हम तुमको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो वो एक दूसरे के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, वो इंट्रैक्शन केमिकल इंट्रैक्शन होता है पॉलन पिस्टिल के बीच में, और वो केमिकल्स होते हैं बेटा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक ना, प्रोटीन्स होते हैं। वो कुल 3 स्टेप में ये इंट्रैक्शन होता है। पहला इंट्रैक्शन होता है सेल रिकॉग्निशन, ठीक ना, सेल रिकॉग्निशन बाई प्रोटीन्स, ठीक ना, सेल रिकॉग्निशन बाई प्रोटीन्स। कुछ और सारे और ज़्यादा केमिकल्स खोज लिए गए हैं बेटा, लेकिन मेनली प्रोटीन ही होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरा है बेटा, फिर क्या होगा, सेल इंट्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद जर्मिनेशन होगा, ठीक ना। किसका जर्मिनेशन होगा? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। अब आपको पता है कि जो एक्साइन लेयर होती है स्पोरोपोलिनिन की बनी, वो इनकम्प्लीट होती है, मतलब कि वो क्या कहते हैं उसका, डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक ना, डिसकंटिन्यूअस होती है। वो डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से बीच बीच में वो जर्म पोर बने होते हैं, तो उसी जर्म पोर से वो जो एक्साइन लेयर, इंटाइन लेयर होती है ना, इंटाइन लेयर ऐसे प्रोट्रूड करके निकल आती है। जैसे गुब्बारा लो, गुब्बारे को अगर आप ऐसे प्रेस करोगे, एक जगह खाली स्थान रहेगा, जैसे फिंगर के बीच में से ऐसे खाली स्थान रहेगा, ऐसे प्रोट्रूड करके ऐसे निकल आएगा, तो वो ट्यूब जैसा बनेगा। तो वैसे ट्यूब जैसा बन के निकल आता है, उसी को पॉलन जर्मिनेशन कहते हैं। तो जब पॉलन जर्मिनेशन बनेगा तो स्टिग्मा के स्टाइल के अंदर कुछ सेल्स होंगी, तो एक सेल से दूसरी सेल से वो जुड़ते जुड़ते, यानी सेल टू सेल इंट्रैक्शन होगा, और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हुए वो आगे ओवरी तक पहुंच जाती हैं। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा बेटा? तीसरे स्टेप में होगा सेल टू सेल इंट्रैक्शन होगा, सेल टू सेल इंट्रैक्शन होगा, ठीक ना, सेल टू सेल इंट्रैक्शन हुआ। यानी ये 3 स्टेप में जाकर के ये पॉलन पिस्टिल का इंट्रैक्शन खत्म होता है बेटा, ठीक ना। यानी ये राइट टाइप का पॉलन को एक्सेप्ट करते हैं, राइट टाइप के पॉलन को कॉम्पैटिबल कहते हैं, और जो राइट टाइप का नहीं है, रॉन्ग टाइप का पॉलन है, उसको हम इनकॉम्पैटिबल कहेंगे। राइट टाइप कॉम्पैटिबल, रॉन्ग टाइप
इनकॉम्पैटिबल, ठीक ना, रॉन्ग टाइप इनकॉम्पैटिबल, ठीक ना। जीप स्लिप टंग कर रही है अब, ठीक ना, मुझे लगता है कि अब यहीं पर रोकना होगा। एक तो खांसी मेरी नहीं जा रही है बेटा, 1 महीने से हो गया, तंग हो चुका हूँ इससे, ठीक, पता नहीं क्या काढ़ा गर्म पानी जितने भी फंडे होते हैं सब अपना के थक चुके हैं। अभी हल्का हल्का हो गया है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे अब ख़त्म होगा। एक्चुअली ये एलर्जी है, एलर्जी जो एंटी एलर्जी दवाइयाँ मैं लेता हूँ, लेकिन दवाइयाँ खा कर थक गया, 1 हफ्ते खाया, कम हो गया, लेकिन अब इच्छा ही नहीं गई थी खाने की, धीरे धीरे अपने आप ठीक होगा। देखिए होता क्या है इसमें, होता क्या है, मैंने कहा कि एक कॉम्पैटिबल राइट टाइप का पॉलन ग्रेन, एक होता है इनकॉम्पैटिबल, ठीक ना, 3 शब्द से कंफ्यूज मत होना, कॉम्पैटिबल, कॉम्पैटिबल, राइट टाइप, राइट टाइप, राइट टाइप का पॉलन आएगा तो भाई वो सेल रिकॉग्नाइज कर लेगा बाई प्रोटीन के द्वारा और उसको जर्मिनेट होगा, सेल टू सेल इंटरेक्शन होगा, वो पॉलन ट्यूब बना लेगा। एक होता है इनकॉम्पैटिबल, इनकॉम्पैटिबल यानी रॉन्ग टाइप का पॉलन आएगा, रॉन्ग टाइप का पॉलन आएगा तो उसको तो भाई रिजेक्ट कर देगा कि तू भाग यहाँ से, तू मेरा है नहीं, तू मेरी बिरादरी का नहीं है, तू निकल, ठीक ना, तेरे से यहाँ पर तेरे को यहाँ पर रिश्ता नहीं होगा तेरा यहाँ पर, ठीक ना। चलो ये हो गया। एक होता है सेल्फ इनकॉम्पैटिबल, सेल्फ इनकॉम्पैटिबल, सेल्फ इनकॉम्पैटिबल, ये बेटा जेनेटिक रिजेक्शन होता है, जेनेटिकली रिजेक्शन होता है, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आता है, ठीक ना, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आता है, यानी अपने ही उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर जा रहा है तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो सेल्फ इनकॉम्पैटिबल कहता है, यानी अपना जो होता है वो सुयोग्य नहीं होता है, दूसरा ही योग्य होगा। यहाँ पर ये फंडा लागू होता है, आप इसका कोई और मतलब मत निकालिएगा, ठीक। कॉम्पैटिबल का मतलब होता है रॉन्ग टाइप, राइट टाइप का पॉलन, इनकॉम्पैटिबल का मतलब होता है रॉन्ग टाइप यानी किसी दूसरी स्पीसीज का आ जाए, सेल्फ इनकॉम्पैटिबल का मतलब है कि वो जेनेटिकली सिमिलर पॉलन यहाँ पर आ रहा है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आ जाता है। चलो ये हो गया बेटा पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। थोड़ा सा इसको हम डायग्राम से हम इसको समझते हैं, डायग्राम के माध्यम से देखिएगा। चलो हाँ आगे देखते हैं बेटा इसको, ठीक। हाँ ये जो एनसीईआरटी ने ये जो डायग्राम यहाँ पर बना के रखा है बेटा, देखो थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। देखो ये हो गया उसका स्टिग्मा, ठीक ना, स्टिग्मा, यहाँ पर है वो सारी की सारी सेल्स, यहाँ पर कौन से सेल्स हैं ऊपर की तीनों, एंटीपोडल, यहाँ पर 2 जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, ठीक ना, फिलीफॉर्म अपरेटस जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, वो थे बेटा सिनर्जिड सेल, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है बेटा, वो है आपका एक सेल, यहाँ पर बीच में दोनों क्या बैठे हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ये सेंट्रल सेल है बेटा, ठीक ना, सेंट्रल सेल है। अब होगा क्या, पॉलन यहाँ पर लैंड करा, पॉलन यहाँ पर आया, लैंड कर गया, यहाँ पर पॉलन आकर के यहाँ पर लैंड कर गया। अब पॉलन लैंड करके यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो, इधर देखो पहले ध्यान से, आपसे ही कह रहा हूँ कोई और नहीं है, ठीक, इधर देखो ध्यान से और बात को समझने की कोशिश कीजिए, बोर ना होना बेटा, ठीक ना। चलो सुनो ध्यान से, थोड़ा सा बगल में 1 गिलास पानी रखा करो, मम्मी को बोल दिया करो कि चाय बना दे तो थोड़ा सा मन लगा रहेगा, ठीक। चलो आगे देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से सेल टू सेल इंट्रैक्शन होगा, सेल टू सेल इंट्रैक्शन हुआ, पता चला कि हाँ ये कॉम्पैटिबल पॉलन है, तो कॉम्पैटिबल पॉलन है तो इसको ये अंदर की ओर ऐसे आने देगा। यहाँ पर ये सब क्या है बेटा, ये आपको पता होने चाहिए बेटा, ये इधर सारे के सारे एंटीपोडल सेल हैं, एंटीपोडल सेल है बेटा, ठीक ना, एंटीपोडल सेल है इधर, ठीक। और ये क्या है बेटा, ये दोनों सिनर्जिड है बेटा, ये दोनों सिनर्जिड है, और ये दोनों बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको एग सेल है, ठीक ना। बाकी ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, इसके बीच में ये सेंट्रल सेल है, आपको पता ही है बेटा, ठीक ना, आपको ये पता ही है। चलो अब क्या होता है वो आपको पता है, नीचे यहाँ पर क्या कौन सा पोर होगा बेटा, माइक्रोपाइलर होगा, यहाँ पर नीचे माइक्रोपाइलर होगा बेटा, माइक्रोपाइलर एंड होगा, यहाँ पर ये ऊपर वाला, यहाँ पर ये चलाजल एंड होगा,
चलाजल एंड होगा इतना तो आपको पता ही होगा बेटा, ठीक ना, माइक्रोपाइलर और चलाजल। अब क्या करेगा, थोड़ा सा इसको दूसरे पेन से बनाते हैं, दूसरे कलर मार्कर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पॉलन आएगा, जर्मिनेट करेगा, सेल टू सेल इंटरेक्ट करेगा और उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो अब जो पॉलन यहाँ पर जो आ रहा है, ठीक ना, जो पॉलन यहाँ पर आ रहा है, तो आपको पता है कि 60% पॉलन दो सेल्ड स्टेज में डिस्चार्ज होते हैं। 60% पॉलन जो है 2 सेल्ड स्टेज में डिस्चार्ज होते हैं और बाकी बचे हुए 40% पॉलन 3 सेल्ड स्टेज में डिस्चार्ज होते हैं। जैसे ही जब 3 सेल्ड स्टेज में, जब 2 सेल्ड स्टेज में अगर पॉलन डिस्चार्ज हुआ है, एक जनरेटिव है और एक वेजिटेटिव है, तो क्या करता है, जब ये जर्मिनेट करने लगता है ना, तो जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल यहाँ पर इसके अंदर फिर माइटोसिस करके टू जनरेटिव सेल्स बना लेता है, ठीक ना, 2 जनरेटिव सेल्स बना लेता है और ये एक ही वेजिटेटिव एक ही रहेगा। तो यहाँ पर दोनों जनरेटिव सेल्स क्या कर दिए जाते हैं, इस पॉलन ट्यूब से अंदर की ओर रिलीज कर दिए जाते हैं। जनरेटिव सेल लगभग खत्म हो चुका होता है, ठीक ना, यहाँ से इतनी दूर जर्मिनेट करने में ही जनरेटिव सेल मदद किया है, बाकी वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर स्टाइल जो है उस इन दोनों को न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है। अब ये लगातार यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ चलाएगा, बढ़ता हुआ चलाएगा, अब बढ़ता हुआ चलाएगा। अब सवाल ये है कि अब इसके अंदर जाएगा कैसे, इसके अंदर जाएगा कैसे, उसको जाने के लिए रास्ता बताता है ये सिनर्जिडवा जो यहाँ पर बैठा है, ठीक ना, ये सिनर्जिड सेल्स, ये शहीद होने के लिए यहाँ पर बैठा है। कह रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं, ऐसे ही होता है ना। कोई बाइक कोई जब देखते हो ना कि कोई कार या फिर कोई ट्रक या कोई बस आती है ना, पीछे से एक इशारा करता रहता है, और थोड़ा सा बाएं लो और थोड़ा सा दाएं लो। तो ये जो सिनर्जिडवा यहाँ पर बैठा है ना, ये इसी को कहता है थोड़ा सा और बाएं, हाँ आंदे ऐसे आंदे भाई आंदे, चल आगे बढ़, ऐसे बढ़ता चल। हाँ, अब ये जो गैमीट है ना, ये आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अब 4 ना कर देना यार, इधर मिटा देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। तो आगे बढ़ता रहता है, फिर आगे आता है, तो यहीं से जो पोरोगैमी वाला हिस्सा होता है, पोरोगैमी, उसी से जाकर के पॉलन ट्यूब से धड़ाम से टकराता है। किससे, सिनर्जिड। और सिनर्जिड क्या कर रहा था, वो गाइड कर रहा था पॉलन ट्यूब को, आंदे ऐसे आने दे। तो जैसे जैसे आ रहा था पीछे से, जब उसको ड्राइवर था, पॉलन ट्यूब ड्राइवर ही था भाई, बढ़ता हुआ चला रहा था, उसको आकर के उसी सिनर्जिड सेल को मारता है धड़ाम से। सिनर्जिड सेल, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होते हुए चला आ रहा है, कहीं ना कहीं तो ये टकराएगा, और जिसको टकराएगा उसको तो मार ही देगा। अब पता चला कि कहीं इससे एग सेल से टकरा गया, तो सारी कहानी चौपट हो जाएगी। इस सिनर्जिड सेल जो कुछ केमिकली, ठीक ना, अब यहाँ पर याद रखिएगा, सिनर्जिड सेल release some chemicals and guide pollen tube, ठीक ना, pollen tube for entry in egg cell, ठीक ना। एग सेल में एंट्री के लिए सिनर्जिड सेल क्या करता है, कुछ केमिकल को रिलीज करता है जिससे कि पॉलन ट्यूब एंट्री कर सके। तो पॉलन ट्यूब जाकर के सिनर्जिड से टकराता है, सिनर्जिड सेल तो बेचारा शहीद हो जाता है, वहीं पर मर गया, ठीक ना। खूब बुला रहा था, आंदे खूब बुला रहा था, लेकिन जैसे ही पहुंचा धड़ाम से सिनर्जिड सेल का उड़ा दिया। और जब सिनर्जिड सेल उड़ जाएगा तो दोनों मेल गैमेट, ठीक ना, दोनों मेल गैमेट इस जो 7 सेल्ड 8 अपरेटस है ना, इसी में दोनों मेल गैमेट्स ऐसे रिलीज कर दिए जाएंगे, दोनों मेल गैमेट्स इसमें रिलीज कर दिए जाएंगे। तो एक ये वाले बैठे हैं भैया और एक ये वाली बैठी हैं, जो भी कह लो यार, अब भाभी नहीं कहेंगे, ठीक ना। यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियाई हैं और ये एक सेल है, एक इसके पास चला जाता है, इन दोनों को फर्टिलाइज कर देगा, एक इसको फर्टिलाइज कर दिया। समझ में आया? यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो यानी कहने का मतलब है पॉलन ट्यूब यहाँ से एंट्री करता है, एंट्री करके मेल गैमेट्स को इसी के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया। ये क्या है यहाँ पर तो ये साइटोप्लाज्म तो होगा ही ना, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। और साइटोप्लाज्म में रिलीज करके एक ये पोलर न्यूक्लियाई को एक मेल गैमेट फर्टिलाइज कर देगा, एक ये वाले एग सेल को ये इसको फर्टिलाइज कर देगा। कहानी समझ में आ रही है? ईमानदारी से बताइएगा बेटा, ठीक ना।
चलो यहाँ पर तो इतना ये फंडामेंटल हमको क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा एक दो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर पॉलन ट्यूब को इंटर करने के रास्ते को लेकर के, पॉलन ट्यूब किस रास्ते से इंटर कर रहा है उस चीज़ को यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक ना, बोर ना होना बेटा, ठीक। थोड़ा सा लेक्चर आज का लंबा होने वाला है, बोर ना होना। अब ऑलरेडी जो है मेरे ख्याल से हो गए हैं यार, 50 मिनट तो हो ही गए हैं, बोर ना होना यार। ये सब ऐसा अभी तो आप लोगों का जो मेटाबॉलिक रेट है वो इतना हायर है कि हाई एनर्जी फील करनी चाहिए। हम लोग बुढ़ौती की ओर जा रहे हैं, हम लोगों को अभी जो है डल होना चाहिए कि मेहनत कर रहे हैं, थक गए हैं। अभी हम नहीं थक रहे हैं तो आप लोगों को और हमसे चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। पढ़ा जितना पढ़ाना बच्चे सबको हम सेव करेंगे, खट 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 मेमोरी में, सब एक एक डाटा आपका सेव, जो भी आपके मुंह से निकल रहा है सारा डाटा मेरे मेमोरी में सेव होता चला जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं बेटा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रॉय सैक, ठीक ना, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रॉय सैक। कैसे वो अंदर पहुंचता है बेटा, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, वो आपको समझ में आया बेटा, वो कैसे अंदर पहुंचता है वो आपको यहाँ पर बेटा पता चल ही गया है, ठीक ना, पता चल ही गया है। चलो ये आपको याद रखिएगा बेटा कि कुछ स्टिग्मा पर बेटा कुछ केमिकल डायलॉग होता है, वो केमिकल्स कौन से हैं बेटा, प्रोटीन होता है, उसी केमिकल जो आपस में जो वार्तालाप होता है स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में, उसी से वो अंदर की ओर प्रवेश करता है, यानी कॉम्पेटिबल पॉलन के बीच में ही को ही अंदर लेगा वो, ठीक। चलो मैंने कहा भाई ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये एक, ठीक ना, आप समझ में आया क्या बना ये, ठीक ना। अरे यार ये आप समझ में आया क्या बना ये, कुछ खोपड़िया काम कर रही है, कुछ दिमाग काम किया अब, ठीक ना। अरे यार भाई ओयूल है, एनाट्रोपस ओयूल ही तो मैंने बनाया है। फिनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट, एम्ब्रॉय सैक, लो खुश हो गए, लो इसमें भी ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ठीक ना। चलो ऐसे रैंडमली समझ लो बेटा। देखो बेटा ये यहाँ पर है माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पर है ये चलाजल एंड, ये माइक्रोपाइलर, ये चलाजल, ये माइक्रोपाइलर, ये चलाजल। अब जो है पॉलन ट्यूब, अगर रेड से बनाऊंगा बेटा, पॉलन ट्यूब अगर ऐसे साइड से आ रहा है, क्योंकि रास्ता कौन देता है पॉलन ट्यूब को, सिनर्जिड ही रास्ता देता है, जो उसका फिलीफॉर्म अपरेटस है ना, वही कुछ केमिकल को रिलीज करता है, उसी के पास ऐसे फिंगर होता है ना, ऐसे फिंगर लाइक आंधे ऐसे इधर से लेफ्ट राइट, वही करता है फिंगर वाला, ठीक। चलो आगे क्या हुआ, यहाँ से ये ऐसे अगर आएगा माइक्रोपाइलर एंड से, यानी इस पोर से अगर घुसेगा, इस पोर से अगर पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है, तो ये इस प्रकार के एंटरिंग को, पॉलन ट्यूब के एंट्री को हम कहते हैं बेटा पोरोगैमी कहते हैं, ठीक ना, पोरोगैमी कहते हैं। ये हो गया। अब क्या हुआ, अब अगर क्या करेगा ये अब इसमें से समझिएगा, अब इसमें क्या किया, ये चलाजल एंड से एंट्री किया, ऐसे ऊपर से चलाजल एंड से एंट्री किया और ऐसे आएगा बेटा, ठीक ना, ऐसे आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर जगह होता है बेटा, ठीक ना, ऐसे जगह होता है, ठीक ना, ठीक। चलाजल एंड से एंट्री किया, चलाजल एंड से एंट्री करके ऐसे आया इधर से, ऐसे यहाँ से ये सिनर्जिड से घुसेगा, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इस प्रकार के एंट्री को हम कहते हैं बेटा चलाजोगैमी, चलाजोगैमी कहते हैं, ठीक ना। चलाजल एंड से अगर एंट्री करके घुसेगा तो बेटा माइक्रोपाइल से, यहीं से घुसेगा, माइक्रोपाइल कह रहे हैं, यहीं जहाँ पर सिनर्जिड होता है, सिनर्जिड ही इसको बताएगा कि भाई तू इधर से ही आ, ठीक ना, पहले मेरे को मार, फिर उसके बाद जाके एक सेल को फर्टिलाइज कर, इधर से एंट्री करेगा। और भले ही लेफ्ट राइट ओवरी के अंदर कहीं से भी लेफ्ट राइट से ये घुस सकता है, लेकिन एंट्री करेगा सिनर्जिड की ओर से ही, ठीक ना, याद रखेगा इसको। ये हो गया चलाजोगैमी, अगर चलाजल एंड से एंट्री किया। अब क्या किया,
कहा कि ना हम माइक्रोपाइल से जाएंगे ना चलाजल से जाएंगे, हम एड़ ही बैठ जाएंगे, हम इधर से जाएंगे, चलो इधर से घुस गए या हम इधर से घुस गए, ठीक ना, इधर से घुस गया, इधर से घुस करके ये ऐसे आया, इधर से अगर ये इसको फर्टिलाइज किया या फिर इधर से आया, इधर से इसके अंदर प्रवेश किया, तो ये कहलाता है बेटा, ये कहलाता है मीजोगैमी। मीजोगैमी याद रखिएगा बेटा, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। कौन? पोरोगैमी। समझ में आवत बा? हाँ ठीक, चलो पोरोगैमी, चलाजोगैमी, मीजोगैमी, ये पॉलन ट्यूब के एंट्री करने का एक रास्ता होता है बेटा, ठीक ना, एक रास्ता होता है। चलो इतना तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा बेटा। अब इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, डायग्राम भी बना लीजिएगा। डायग्राम मैंने टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, लेकिन आप सुंदर सा बनाइएगा, ठीक ना, अच्छा सा उसका मेकअप वेकअप कर दीजिएगा डायग्राम का, ठीक, ताकि आप जब उसको रिवाइज करने के लिए बैठो ना तो आपको अट्रैक्ट भी करे। और नोट्स जो होता है, नोट्स आपके लिए वो रिवीजन के लिए तो सही होता है, लेकिन असली काम जो करेगा वो आपके खोपड़िया में बैठा सेरेब्रम करेगा। समझ रहे हो बात को? ये जो सेरेब्रम होता है ना, लेफ्ट साइड होता है, हाँ राइट वालों को लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, इधर जो सेरेब्रम जो होता है ना वही आपका काम करेगा। मैंने पूछा आपको टैपिटम क्या होता है? टैपिटम, अरे खट से मेमोरी एक्टिव हो जाएगी। टैपिटम, अरे वही नरिशमेंट जो प्रोवाइड करती है, पॉलीप्लॉइडी सेल्स होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। फटाक से ऐसे होना चाहिए, ऐसा सेरेब्रम होना चाहिए। और नोट्स तो एक क्विक रिवीजन के लिए होता है बेटा, ठीक। चलो इतना तो हो गया, इतना तो समझ में आ गया बेटा। अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक प्रैक्टिकल की बात को यहाँ पर बता रहा है बेटा, कि प्रैक्टिकल की बात को बता रहा है कि यू कैन इजीली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम द फ्लावर सच एज पी, चिकपी, कटलेरिया, क्रोटलेरिया, बाल्सम एंड विनका, एक ग्लास। देखो बेटा एक्चुअल में इसको होता क्या है, हम आपको ये लैब में, आपके लैब में ये प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा। एक्चुअली एक शुगर सॉल्यूशन लिया जाता है, कुछ अदर केमिकल्स भी लिया जाता है इसमें, तो मेनली तो शुगर सॉल्यूशन ही होता है। शुगर 10% हम शुगर सॉल्यूशन को लेते हैं, वाटर में उसको डिजॉल्व करते हैं, एक कैविटी स्लाइड होती है, कैविटी स्लाइड पर रखते हैं और एक ड्रॉपर से 1-2 ड्रॉप हम शुगर सॉल्यूशन को डाल देते हैं, फिर वही एंथर को यहाँ पर डस्ट कर देते हैं, उस पर पॉलन गिर जाता है, 15-20 मिनट तक वेट करते हैं, 15-20 मिनट वेट करने के बाद उसको हम माइक्रोस्कोप पे लगा करके देखते हैं, तो पॉलन ट्यूब आपको जर्मिनेट करता हुआ वो दिखाई देता है। वो हम आपको प्रैक्टिकल लैब में करवाएंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, उसको हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक ना। अभी थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ बता रहा है, उसको भी समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखो बेटा, जो बॉटनिस्ट हैं, बॉटनिस्ट यानी जो प्लांट साइंस के जो स्टडी करते हैं, जो बॉटनिस्ट हैं एक मिनट बेटा, जो प्लांट साइंस की स्टडी करते हैं उन्होंने क्या किया है, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो जो पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता है ना, इस पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बीच में जो केमिकल डायलॉग होता है, इसी केमिकल डायलॉग का ये पता लगा लिए हैं कि कौन सा केमिकल होता है। तो ये क्या करते हैं, उसी केमिकल को किसी दूसरे स्पीसीज के पॉलन पर लगा करके किसी सुपीरियर स्पीसीज से उसको क्रॉस करा देते हैं। तो क्या होता है, एक नई स्पीसीज आ जाती है बेटा, ठीक ना, एक नया एक हाइब्रिड प्लांट यहाँ पर आ जाता है। तो ये चीज़ ये बॉटनिस्ट कर रहे हैं बेटा। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इस चीज़ का जिक्र भी किया हुआ है बेटा, कहीं पर है, ठीक ना। एज यू शैल लर्न द चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग, आगे हम पढ़ेंगे। ब्रीडर्स आर इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एन जेंडर टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वेराइटी। कहने का मतलब है कि सीधा कि डिफरेंट स्पीसीज को यहाँ पर फर्टिलाइज करेंगे। तो फर्टिलाइज करने के लिए एक तरीका होता है बेटा। तरीका क्या होता है, पहली चीज़ तो ये जानते रहो कि बेटा वो कॉम्पैटिबल पॉलन को ही वो रिसीव करता है। तो पहले तो वो कॉम्पैटिबल पॉलन को बनाएंगे। कॉम्पैटिबल पॉलन को बनाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही तरीका ये होता है कि जो पॉलन और पिस्टिल के बीच में केमिकल डायलॉग होता है, वही केमिकल को वो पता लगा लिए, उसी केमिकल को वो पॉलन पर लगा देंगे, ठीक ना। पॉलन पर लगा देंगे या फिर पिस्टिल पर लगा देंगे, तो दोनों के बीच में आपस में क्या हो जाएगा, पॉलन पर मेनली लगाया जाता है, दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग, ये अपना पॉलन है, आजा अंदर आ जा, चल जा फर्टिलाइज कर देती, ठीक ना। तो क्या होगा, वो चला जाएगा फर्टिलाइज कर देगा, था वो दूसरा स्पीसीज, एक बन गई एक सुपीरियर वेराइटी, हो गया कॉमर्शियल प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर,
ऐसे ही तो कर रहे हैं, जो यहाँ पर देख रहे हो कि हाइब्रिड वेराइटीज़ जो ढेर सारी देखने को मिल रही है। तो इसके लिए बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें की जाती हैं। पहला होता है बेटा, एक होता है इमैस्कुलेशन, ठीक ना, इमैस्कुलेशन। दूसरा होता है बेटा बैगिंग, ठीक ना बेटा, बैगिंग। इमैस्कुलेशन में कट आउट ऑफ एंथर, ठीक ना, कवर द स्टिग्मा बाई बटर पेपर। अब देखो बेटा, मैंने कहा कि ये एक फ्लावर है, ठीक ना, बस 5 मिनट आपका और लेंगे बेटा, बोर मत होइएगा, ठीक ना, ठीक। ध्यान से देखो इधर, ठीक ना, ये उसका एंथर है, ये उसका एंथर है। तो ये एक दूसरी स्पीसीज़ का फ्लावर है, ठीक ना, थोड़ा सा इसको अलग टाइप से कर देते हैं। ये उसका स्टिग्मा है, ये उसका एंथर है, ठीक ना, ये उसका एंथर है। अब क्या किया, ये स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है, ठीक ना, स्पीसीज 1 है, स्पीसीज 2 है। इसके पॉलन को इसके स्टिग्मा पर पहुंचाना है। अब देखो बेटा, पहुंचाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक काम करते हैं, इसके पॉलन, इसके एंथर को यहाँ से फिलामेंट से काट करके निकाल देते हैं। कैंची लिया, कैंची से उसके एंथर को काट करके यहाँ से गायब कर दिया, यहाँ से गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया। तो ये क्या कहलाता है बेटा, ये इमैस्कुलेशन कहलाता है। अब क्या हुआ, स्टिग्मा तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, अब स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं है, तो स्टिग्मा को आकर के कोई दूसरा पॉलन आकर के फर्टिलाइज कर दिया, तो आपकी सारी मेहनत चौपट हो जाएगी। बटर पेपर लिया जाता है, बटर पेपर से ऐसे इसको ढक दिया जाता है बेटा, ठीक ना, बटर पेपर से पूरा इसको यहाँ पर पूरे के पूरे हिस्से को ढक दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर ये इसको कोई पॉलन आकर के फर्टिलाइज नहीं करेगा। फिर आपने जिस पॉलन को सेलेक्ट किया है उसको पॉलिनेट करने के लिए उस पॉलन को यहाँ पर लीजिए, इसके बटर पेपर को हटाइए, यहाँ से ले जाकर के उसी पे ऐसे डस्ट कर दीजिए। डस्टिंग करेंगे तो वो केमिकली आपने उसको चेंज ही किया है, नहीं चेंज किया है तो किसी दूसरे एक सुपीरियर स्पीसीज का, सुपीरियर वैरायटी का अगर आप लिए हैं तो भी यहाँ पर आप डस्ट कर देंगे, तो वो आपका मनचाहा कैरेक्टर अगली जनरेशन में यहाँ पर ये जो सीड बनेगा, इस सीड में आपके मनचाहे कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, उसको आप उगा करके एक वास्ट प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। इस तरीके का जो पॉलिनेशन देखने को मिलता है बेटा, इसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर बाईसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पर इफ़ शब्द लगा है कि यानी अगर फीमेल पेरेंट अगर बाईसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके एंथर को हम हटा देंगे और डिहेसेंस होने से पहले बेटा ये फोर्सिप्स से, चिमटी से काट करके उसको हटा देंगे। ये इमैस्कुलेशन कहलाता है। इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम एक सूटेबल बैग साइज से, ठीक ना, सूटेबल बैग साइज से, जनरली वो बटर पेपर का बना होना चाहिए, बैग साइज यानी वो एक पॉलीथीन के आकार का होता है, उससे हम उसको ढक देंगे बेटा, ठीक ना, उससे हम उसको ढक देंगे। ढकने को हम कहते हैं क्या, बैगिंग कहते हैं। व्हेन द स्टिग्मा बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी mature, pollen grade collected from anther of the male parent are dusted on the stigma। अब क्या करेंगे, अब जब वो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जब मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर होने के बाद ले जा करके आप उस पर डस्टिंग कर दीजिए, वो आप आकर के उसको फर्टिलाइज कर देगा। बात खत्म, ठीक ना, बात खत्म। एंड द फ्लावर आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट अलाउड टू डेवलप। अब फ्लावर को क्या करेंगे, फिर से आप उसको रीबैग कर देंगे, फिर से रीबैग कर देंगे, ठीक ना। ऐसा इसलिए रीबैग इसलिए करते हैं क्योंकि चांसेस है कि आपने तुरंत पॉलन को डस्ट किया, तुरंत वो जर्मिनेट नहीं कर जाएगा, हो सकता है दूसरा पॉलन आ गया, वो तेज़ी के साथ जर्मिनेट कर गया, तब तो वो तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगी ना। तुरंत उसको रीबैक कर देंगे, फिर उसके बाद वो सीड फ्रूट और सीड आपका डेवलप हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा इसको भी बेटा। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इमैस्कुलेशन को तो करना ही नहीं है, लेकिन आपको बैगिंग करना है बेटा। फीमेल पेरेंट अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें ऑलरेडी फीमेल यहाँ पर, यानी हम कह रहे हैं कि चलो इसमें सिर्फ जो है एंथर वाला हिस्सा है और इसमें सिर्फ स्टिग्मा वाला हिस्सा है, इसका काम ही क्या है, इसको क्या करेंगे, इसको कुछ करके इसको छोड़ो, इसको क्या करेंगे, इसी को हम बैग कर देंगे, ठीक ना, इसी को हम बैगिंग कर देंगे। यहाँ पर इसको बैगिंग कर देंगे। बैगिंग करने के बाद क्या होगा,
अब जो आपका मनचाहा पॉलन है, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो लाइए इसी पे डाल दीजिए, इसको काटने की क्या जरूरत है, इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर बताओ, द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, उसको बैग कर देना होगा बेटा, बटर पेपर से बैगिंग कर देना होगा। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव पॉलन इज कैरीड आउट यूजिंग द डिजायर पॉलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड। अब क्या होगा, अब डस्ट कर देंगे, आप अपने मनचाहा पॉलन को इस पर डाल दीजिए, डालने के बाद उसको फिर से रीबैग कर दीजिए, बटर पेपर से ढक दीजिए। फिर क्या होगा, अब फ्रूट और सीड बन जाएगा, उस सीड को आप कलेक्ट कर लीजिए, फिर बोइए जो मर्जी हो, ठीक ना। चलो आज का थोड़ा सा बेटा वीडियो लेक्चर लंबा हुआ है, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ बोर मत होना, इसको अच्छे से पढ़ लेना यार अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को भी पढ़ लेना, और फिर आगे पढ़ेंगे बेटा हम डबल फर्टिलाइजेशन को। ये जितना भी चीज़ें मैंने बताया है बेटा, सारी चीज़ों में से एक क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ कि मेडिकल एग्जाम में आने वाला है, ठीक। इसके लिए तैयार रहिएगा, पूरा का पूरा कोशिश कीजिएगा, और मैं टेस्ट लूँगा इस चैप्टर का, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। इस वाले हिस्से से कई सारे क्वेश्चन देंगे हम बेटा, ठीक ना। चलो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बेटा।